आज की इस वीडियो से हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भेषज कल्पना के बारे में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। भेषज कल्पना आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम डॉक्टर अनुज कुमार राय और डॉक्टर दिनेश कुमार राय द्वारा लिखित पुस्तक के द्वारा वर्णन करेंगे। तो इसी बुक का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम मान प्रकरण है, उसी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसी चैप्टर के परिचय से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मान शब्द की निरुक्ति। तो जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले श्लोक लिखा है, अमरकोश नाम के ग्रंथ से इसे लिया गया है, जिसके अंदर लिखा है मीयते नेनेति मानम, जिसका अर्थात अगली लाइन में लिखा है वह माध्यम जिसके द्वारा मापा या तोला जाए उसे मान कहा जाता है। किसी भी चीज के भार को तोलने के लिए, किसी भी प्रकार के लिक्विड द्रव्य को सही प्रकार से मापने के लिए जो यूनिट्स का यूज किया जाता है, उन सभी यूनिट्स को यहाँ पर मान कहा जाता है। उसके बाद अगला हेडिंग यहाँ पर लिखा है मान का महत्व। तो इसके बारे में लिखा है मान की महत्ता के बारे में प्राचीन आयुर्वेदीय संहिताओं में विस्तृत रूप से वर्णन प्राप्त होता है। चरक संहिता रस विमान अध्याय में आचार्य चरक ने मान के महत्व को समझाते हुए कहा है। तो इस प्रकार से आगे पूरा श्लोक जो है दिया गया है, जो कि आचार्य चरक के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके पहले मान के महत्व में जो लिखा है कि मान की बहुत महत्वता है, जिसके बारे में प्राचीन आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, जहाँ ग्रंथ हैं, उनमें विस्तृत रूप से यानी कि बहुत विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। तो इसी चीज का यहाँ पर श्लोक के अंदर आगे वर्णन किया गया है, जिसका अर्थात आगे लिखा है दोष वात आदि। तो इसमें वात, पित्त और कफ दोष होते हैं। उसके बाद भेषज यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें औषधि को भेषज के नाम से लिखा जाता है। इसके बाद देश है, जिसको भूमि या किसी खास क्षेत्र के नाम से यहाँ पर लिखा जा सकता है, या हमारे मानव शरीर को देश के नाम से भी आप जान सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा है काल। तो काल जो होता है समय को कहा जाता है। उसके बाद बल यहाँ पर है, जो कि हमारे शरीर का बल हो सकता है, या उसके बाद हमारे शरीर को जो रोग लग जाता है या व्याधि है, उस व्याधि के बल को भी यहाँ पर बल के नाम से लिखा जाता है। उसके बाद शरीर यहाँ पर लिखा है। तो शरीर सार, सार जो होता है हमारी धातुओं के अनुसार होता है कि हम किस प्रकार के सार से युक्त होते हैं। उसके बाद आहार यहाँ पर लिखा है कि हम कैसा आहार खाते हैं और कितना खाते हैं। उसके बाद साथ में, तो कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जब हमें पोषण देना शुरू कर देती है, तो उसी चीज को साथ में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर सत्व आता है, जिसको यहाँ पर हमारे लिए जो है एक प्रकार से पूर्णता, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सही है तो उसके गुणों को हम सत्व गुण के नाम से भी जानते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर सत्व के नाम से लिखा गया है। इसके आगे प्रकृति है। तो ये दोषों के अनुसार यानी कि वात, पित्त, कफ, या प्रकृति किसी की गर्म या सर्द भी हो सकती है, यानी कि गर्म या ठंडी भी हो सकती है। तो इन सभी प्रकार की अवस्था का सम्यक ज्ञान यानी कि संपूर्ण ज्ञान जब तक किसी चिकित्सक को नहीं होता, तब तक ना तो औषधि निर्माण ढंग से हो पाता है, ना ही चिकित्सा का कार्य हो पाता है। क्योंकि अगर औषधि ही सही प्रकार से नहीं बनी होगी, सही मात्रा में नहीं होगी, उसकी रेशो, उसकी क्वांटिटी अच्छे से नहीं बनी होगी, तो चिकित्सा कार्य करने में भी मुश्किल होती है। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद लिखा है अतः मान के सम्यक ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मान जो होता है किसी भी यूनिट की मेजरमेंट होती है। तो चाहे वो मेजरमेंट किसी भी प्रकार की औषधि की हो, या उसकी क्वांटिटी
जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट की होती है, किसी भी औषधि के अंदर जो रेशो होती है एक औषधि की दूसरी औषधि के साथ, तो उन सभी को यहाँ पर जो है अच्छे से पता होना चाहिए, तभी कोई भी चिकित्सक जो है सही प्रकार से चिकित्सा कर सकता है। तो उसके बाद आगे एक श्लोक लिखा है जिसको आचार्य षडांगधर के अनुसार लिखा गया, यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें लिखा है ना मानेन विना युक्ति द्रव्याणा जायते क्वचित अत प्रयोग कार्यार्थ मान मत्रोच्यते मया। तो इसी श्लोक को यहाँ पर आचार्य षडांगधर के द्वारा लिखा गया है। जिसके बाद आगे अगले पेज पे यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मान के ज्ञान की आवश्यकता पर जोर देते हुए आचार्य षडांगधर ने कहा है कि जब तक द्रव्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी औषध कल्पना एवं रोगी के अनुसार औषध मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक औषधि निर्माण एवं चिकित्सा कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता। तो इसी चीज को आचार्य षडांगधर ने भी काफी महत्वता देते हुए बताया है कि मान का क्या महत्व होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक द्रव्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी, यानी कि कौन सा द्रव्य किसी व्यक्ति को, किसी रोगी को कैसे देना है, किस प्रकार से रेशो में देना है, किस क्वांटिटी में देना है, जब तक इन सभी चीजों की संपूर्ण जानकारी या औषध की कल्पना, तो औषधि कैसे बनानी है, किस प्रकार की विधि से बनानी है, और रोगी के अनुसार औषध की मात्रा, तो रोगी के अनुसार रोग को यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी मात्रा कैसी है, वो बलशाली रोग है या निर्बल रोग है, या उसके अनुसार रोगी बलशाली है या वो निर्बल है, तो उसी के अनुसार औषधि की मात्रा का ज्ञान किया जाता है कि किस प्रकार से औषधि को दिया जाना चाहिए। जब तक ये सभी औषध निर्माण की जो विधियां हैं वो नहीं पता होंगी, तब तक कोई भी चिकित्सा कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता। तो यही चीज आचार्य षडांगधर ने भी बहुत जोर देकर यहाँ पर बताई है। तो उसके बाद मान के महत्व के बाद हमारे पास हेडिंग आता है मान के भेद का। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग के अनुसार यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार एक श्लोक दिया गया है, मानंच द्विविध प्राहु कलिंग मागध तथा कलिंग मागध श्रेष्ठ में मान विदो विदु। तो इसमें अर्थात में लिखा है आचार्य चरक ने दो प्रकार के मान का उल्लेख किया है, एक मागध मान है और दूसरा कलिंग मान है। तो ये दो प्रकार के मागध मान और कलिंग मान जो है आचार्य चरक के अनुसार लिखे गए हैं। उसके बाद आगे लिखा है प्राचीन काल में जो शासक बलवान होता था उसी के बनाए हुए नियम कानूनों का पालन किया जाता था, क्योंकि मगध का शासक बलशाली था, इसीलिए उस समय प्रचलित मानों में क्षेत्र अनुसार मागध मान को श्रेष्ठ माना गया था। तो जिस प्रकार से प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि जिस क्षेत्र का जो राजा सबसे ज्यादा बलशाली होता था, तो उसी के अनुसार जो है सभी प्रकार के मान प्रचलित होते थे, उन्हीं मानों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। तो उसी के अनुसार आचार्य चरक ने यहाँ पर बताया है। तो उसके बाद आगे मान की कुछ अन्य भेद यहाँ पर बताए हैं। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर श्लोक लिखा है पौतव द्रव्यम पाय मिति मान आर्थक त्रयम, जो कि अमर कोश से लिया गया है। तो इसमें आगे लिखा है कोशकारों के अनुसार मान के तीन अन्य भेदों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पहला नाम पौतव मान का आता है, जिसे यहाँ पर इंग्लिश में मेजर्स ऑफ वेट यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आगे वर्णन में लिखा है ठोस द्रव्यों को तौलने के लिए, किसी भी ठोस वस्तु को तौलने के लिए ग्राम, किलो या किलोग्राम आदि का यूज किया जाता है। तो उसी यूनिट को यहाँ पर मेजर ऑफ वेट या पौतव मान के अनुसार लिखा है। तो इसमें दूसरा पॉइंट द्रव्यमान का है, जिसे इंग्लिश में मेजर्स ऑफ कैपेसिटी यहाँ पर लिखा गया है, जिसे द्रव्य पदार्थ को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो जिसमें जल आदि या दूध आदि को नापने के लिए लीटर
आदि का यूज किया जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर मान का दूसरा भेद द्रव्यमान लिखा गया है। तीसरे भेद में पायमान को लिया है, जिसे इंग्लिश में मेजर्स ऑफ लेंथ के नाम से लिखा गया है। तो इसमें हम लंबाई, चौड़ाई आदि नापने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि का यूज किया जाता है। आज के लेक्चर में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पौतम मान के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे विषय औषध प्रक्रिया या भेषज कल्पना का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बीच सबसे पहले लिखा है आचार्य चरक ने चरक संहिता दंती द्रवंती कला अध्याय नंबर 12 में शोषक द्रव्यों का मान बतलाया है। शोषक द्रव्यों का अर्थ सूखे या ठोस द्रव्य होता है। तो इसमें सबसे पहली इकाई 6 ध्वंसी को यहाँ पर माना है, जो कि 1 मरीच यानी कि 1 काली मिर्च के बराबर होती है। इसकी अगली इकाई 6 मरीच को 1 रक्त सशर्प के बराबर माना है। रक्त सशर्प लाल सरसों को कहा जाता है। उसके बाद 8 रक्त सशर्प को 1 तंडूल का अर्थ चावल का दाना होता है। उसके बाद 2 तंडूल की मात्रा को या उसके भार के तुलना को 1 धान्य माश या उड़द के समान माना है। 2 धान्य माश को 1 यव या जौ के दाने के समान माना है। 4 यव 1 अंडिका के बराबर, 4 अंडिका 1 माशा या 1 ग्राम के बराबर, 3 माशक 1 शाण या 3 ग्राम के बराबर, 2 शाण 1 त्रक्षण या 6 ग्राम के बराबर। इसके बाद 2 त्रक्षण 1 कर्ष या 1 तोला या 12 ग्राम के बराबर लिखा गया है। तो इसी के अनुसार आगे की पूरी सारणी यहाँ पर बताई गई है। तो जिसमें 2 कर्ष आधा पल या 24 ग्राम के बराबर, 2 पल अर्ध 1 पल के बराबर या 48 ग्राम के बराबर, 2 पल को 1 प्रस्थ या 96 ग्राम के बराबर लिखा गया है। 4 पल 1 अंजलि या 192 ग्राम के बराबर लिखा है। 2 कुड़व 1 प्रस्थ या 64 तोला या 768 ग्राम के बराबर लिखा है। 4 प्रस्थ की मात्रा 1 आड़क के बराबर, जो कि 3 सेर 72 ग्राम लिखी है। 4 आड़क की मात्रा 1 द्रोण या 12 सेर 288 ग्राम के बराबर, 2 द्रोण 1 शुर्फ या 24 सेर 576 ग्राम। इसके बाद 2 शुर्फ की मात्रा 1 गोणी या 49 सेर 152 ग्राम के बराबर लिखी है। इसी के बाद अगले पेज पर जाएं तो वहां पर हमें 32 शुर्फ 1 वाह के बराबर और 100 पल 1 तुला के बराबर लिखा हुआ दिखाई देता है। 1 तुला की मात्रा को 5 सेर के बराबर भी लिखा जाता है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत के अनुसार पौतम मान के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता स्नेह उपयोगिक चिकित्सा अध्याय में शोषक द्रव्यों के मान हेतु कलिंग मान बतलाया है। यथा 12 मध्यम धान्य माश, जिसे हम उड़द के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी मात्रा 1 स्वर्ण माशक के समान लिखी है। 16 स्वर्ण माशक 1 स्वर्ण के बराबर, जो कि 1 तोला या 1 कर्ष के बराबर लिखी गई है। इसके अलावा इसी मात्रा को मध्यम प्रमाण के 19 मध्यम निष्पाव 1 धरण के बराबर लिखे हैं। 1.5 धरण 1 कर्ष के बराबर है या 4 कर्ष 1 पल के बराबर लिखा है। इसी सारणी में आगे 4 पल 1 कुड़व के समान, 4 कुड़व 1 प्रस्थ के समान, 4 प्रस्थ 1 आड़क के समान, 4 आड़क 1 द्रोण के समान, 100 पल 1 तुला के समान, 20 तुला 1 भार के समान आचार्य सुश्रुत की पौतम मान की सारणी में लिखे हैं। इसके बाद आचार्य षडांगर के द्वारा बताए गए पौतम मान की बात करें तो यहाँ पर लिखा है आचार्य षडांगर का मान परमाणु से प्रारंभ होता है। खिड़की से आती हुई सूर्य किरण में दिखाई देते रज कण का 1/30वां भाग परमाणु कहलाता है। आचार्य षडांगर के मान के परमाणु से लेकर शाण तक भिन्नता मिलती है। शेष मान आचार्य चरक के अनुसार लिखा गया यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसमें सारणी में सबसे पहले लिखा है 30 परमाणु की मात्रा 1 वंशी के बराबर होती है, 6 वंशी 1 मरीच के बराबर,
6 मरीच एक रजिका के बराबर, 3 राजिका एक सशर्प के बराबर, 8 सशर्प एक यव के बराबर, 4 यव एक गुंजा के बराबर, 6 गुंजा एक माश के बराबर और 4 माशा एक शाण के बराबर लिखे गए हैं। इसके बाद आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताए गए मान का तुलनात्मक अध्ययन लिखा गया है। तो इसी को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आचार्य चरक ने 8 रत्ती का एक माशा, 3 माशा का एक शाण और 12 माशा का एक तोला माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत और आचार्य शाणंगधर ने 6 रत्ती का एक माशा, 4 माशा का एक शाण और 16 माशा का एक तोला माना है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य आगे की सारणी के मान की तुलना है वो सभी आचार्यों में एक समान दिखाई देती है। इसके बाद सबसे अंत में ठोस पदार्थों के लिए आधुनिक मान की एक सारणी लिखी गई है, जो कि यहाँ पर 1 ग्रेन से शुरू होती है, जिसकी तुलना 1 गेहूं तुल्य या आधा रत्ती के समान लिखी है। उसके बाद अगला तुलना 437.5 ग्रेन को 1 औंस या 27 ग्राम के बराबर लिखा गया है। उसके बाद अगली तुलना 16 औंस की 1 पौंड के बराबर या 7.5 छटांक के बराबर लिखी गई है। अगली तुलना में 14 पौंड 1 स्टोन या 6 सेर 9 छटांक के बराबर लिखी है। उसके बाद अगली तुलना में 2 स्टोन 1 क्वार्टर या 13 सेर 4 छटांक के बराबर लिखे हैं। इसके आगे 4 क्वार्टर 1 हंडरवेट या 1 मन 14 सेर के बराबर। तो इसी सारणी के सबसे अंत में 20 हंडरवेट 1 टन या 27 मन के बराबर लिखे हैं। इसी के साथ यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक पौतवमान समाप्त होता है। आज की वीडियो में हम आयुर्वेद में औषध प्रक्रिया के एक विषय द्रव्यमान के बारे में जानेंगे। तो इसके परिचय में यहाँ पर लिखा है, प्राचीन आयुर्वेद संहिताओं में अन्य मानों के साथ साथ द्रव पदार्थ के मान या उसके मेजरमेंट का उल्लेख मिलता है। बिंदु से पानी शुक्ति तक का मान उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले जो द्रव्यमान है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो लिक्विड पदार्थों को मेजर करने के लिए जो माप तोल का यूज किया जाता था उसी को द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। इसके अगले पैरे में लिखा है, आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में द्रव्यमान में माप तोल की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि जब कोई व्यक्ति पुरातन समय में आचार्य भागवत के अनुसार लिखे हुए मान का यूज करता था तो उसमें माप की सबसे छोटी इकाई बिंदु को यूज किया जाता था, जिसमें आगे लिखा है, हाथ की तर्जनी अंगुली को किसी द्रव्य में 2 पर्व तक डुबोकर निकालने के बाद गिरने वाली बूंद को एक बिंदु मात्रा कहा गया है। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को करके आप एक बिंदु को या एक बूंद को आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से सबसे छोटी इकाई जो है अपनी मात्रा देती है। तो इसी को आधार मानकर आचार्यों ने आगे के मान बतलाए हैं। तो इसमें एक चार्ट दिया है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए 8 बिंदु जो है एक शाण के बराबर लिखा गया है, 32 बिंदु एक शुक्ति के बराबर लिखा गया है और 64 बिंदु की मात्रा को एक पानी शुक्ति के बराबर लिखा गया है। इसी के बाद आगे द्रव्यमान को आधुनिक मत अनुसार सारणी के रूप में लिखा गया है। तो लिक्विड मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो उसके बीच में यहाँ पर 1 ड्रॉप की मात्रा को 1 मिनिम के बराबर लिखा है, 60 मिनिम की मात्रा को 1 फ्लूइड ड्रॉम की मात्रा के बराबर लिखा है, 8 फ्लूइड ड्रॉम की मात्रा को 1 फ्लूइड ऑंस की मात्रा के बराबर लिखा है, 16 फ्लूइड ऑंस को 1 फ्लूइड पाउंड की मात्रा के बराबर लिखा है, 20 फ्लूइड पाउंड को 1 फ्लूइड पाउंड की मात्रा के बराबर लिखा है, 8 पाउंड को 1 गैलन के बराबर लिखा है। तो इस प्रकार से आधुनिक मत अनुसार लिक्विड मेजरमेंट के बारे में सारणी दी गई है। इसके बाद आगे मीट्रिक पद्धति के अनुसार द्रव्यमान के बारे में लिखा है। तो ये जो पद्धति है ये फ्रेंच टाइप होती है, फ्रांस में इसका ज्यादातर यूज होता है। तो इसमें लिखा है 1 डेसीलीटर
1 लीटर के 10वें भाग के बराबर होता है। 1 सेंटीलीटर 1 लीटर के 100वें भाग के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर 1 लीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। और उसके बाद 1 डेकालीटर 10 लीटर के बराबर होता है। 1 हेक्टोलीटर 100 लीटर के बराबर होता है। और उसके बाद अंत में 1 किलो लीटर 1000 लीटर की मात्रा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो का जो विषय है द्रव्यमान वो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय औषध प्रक्रिया के टॉपिक पायमान अर्थात मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में जानेंगे। पायमान प्राचीन पद्धति का एक सिस्टम है जो कि लंबाई चौड़ाई और गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता था। तो इसी पायमान को दैर्घ्यमान भी कहा जाता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई को मापा जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में वर्तमान में प्रचलित विधियों एवं उपकरणों की तरह माप तोल के साधनों का अभाव था। तो पुरातन समय में इन आजकल मौजूद उपकरणों का अभाव होने के कारण से कुछ अलग प्रकार से लंबाई चौड़ाई गहराई को नापने के लिए चीजों का यूज किया जाता था। उसी के बारे में आगे लिखा है। किसी वस्तु या स्थान की लंबाई चौड़ाई अथवा गहराई नापने के लिए या तो धान्यों के आकार जैसे यव प्रमाण, तिल प्रमाण या हाथ एवं अंगुलियों का उपयोग किया जाता था। तो इसमें जौ का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि ब्रैकेट में बताया गया है। जौ का प्रयोग, तिल का प्रयोग या फिर हमारे हाथ या अंगुलियों का प्रयोग करके किसी भी स्थान की लंबाई चौड़ाई या गहराई को नापा जाता था। उसके बाद अगले पैरे में यहाँ पर लिखा है आयुर्वेदीय संहिताओं जैसे कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट के द्वारा लिखित संहिताओं के अंदर आचार्यों ने शरीर का पायमान अंगुलों के द्वारा बताया है। इसके बाद शरीर अंग अवयवों की लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई को भी अंगुलियों से नापकर संपूर्ण शरीर को 120 अंगुल का बताया है। तो जो पूरे के पूरे शरीर की जो लंबाई है उस व्यक्ति के अपने शरीर की लंबाई उसकी अपनी 120 अंगुल के बराबर होती है। तो इसके बाद लिखा है यही नहीं, शरीर स्थित रस रक्त आदि धातुओं का मान या उनकी मेजरमेंट भी अंजलि और बिंदु के माध्यम से बतलाई है। तो जो शरीर के अंदर जो 7 प्रकार की धातु होती है उनके बारे में भी जो उनकी मात्रा है, उनका जो प्रमाण है वो भी अंजलि और बिंदु के माध्यम से बतलाया है। तो इसके अगले पैरे में लिखा है रसशाला यानी कि फार्मेसी में विभिन्न रस शास्त्रीय द्रव्यों जैसे कि अबरक, माक्षिक, गोदंती आदि की भस्म बनाने हेतु आचार्यों ने महापुट आदि का निर्माण करते समय राजहस्त यानी कि राजा के हाथ के बराबर, हस्त यानी कि सामान्य व्यक्ति के हाथ के बराबर और उसके बाद अरत्नी, अरत्नी, वितस्ती आदि माप तोल के तरीकों के बारे में बतलाया है। यंत्र, कोष्ठी और मूषा, परपटी आदि के निर्माण अंतर्गत हस्त अंगुलियों को माप के लिए उपयोग में लाया गया है। तो जितनी भी प्रकार की यहाँ पर फार्मेसी आदि में पुरातन समय में चीजों का प्रयोग होता था उनको निर्माण करने के लिए, उनकी मात्रा को निश्चित करने के लिए यहाँ पर या तो राजहस्त का, हस्त का, रत्नी का, वितस्ती आदि माप तोल के तरीकों के बारे में बतलाया है। उसके बाद यंत्र, कोष्ठी, मूषा या परपटी आदि के निर्माण के लिए हस्त उंगलियों को माप के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो इसी चीज को यहाँ पर इस पैरे में बतलाया है। उसके बाद आगे यहाँ पर लिखा है 8 यव यानी कि 8 जौ को एक धागे द्वारा मध्य भाग से अगर पिरोया जाए तब जो लंबाई बनती है उसे 1 अंगुल या 3/4 इंच या पौना इंच के अनुसार कहा गया है। उसके बाद अगली सारणी में लिखा है 12 अंगुल 1 वित्ता के बराबर होता है जिसकी लंबाई आधुनिक मत के अनुसार 9 इंच होती है। 12 अंगुल की लंबाई 1 रत्नी के बराबर होती है जो कि आधुनिक मत के अनुसार 16.5 इंच के बराबर है। 24 अंगुल की लंबाई 1 हाथ के बराबर होती है जो कि आधुनिक मत के अनुसार 18 इंच के बराबर है।
4 हाथ की लंबाई एक व्याम के बराबर होती है, जो कि 72 इंच आधुनिक मत के अनुसार लिखी गई है। उसके बाद आगे आधुनिक पद्धति अनुसार पायमान लिखा गया है, जिसमें लिखा है आधुनिक माप तोल में 2 प्रकार की पद्धति ज्यादा प्रचलित है, जिसमें पहली पद्धति इंपीरियल सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट है, दूसरी पद्धति मेट्रिक सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट है। तो इन्हीं की सारणी को सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली सारणी इंपीरियल सिस्टम ऑफ लेंथ मेजरमेंट की लिखी है, जिसमें लिखा है 1/10 इज इक्वल टू 1/10 इंच। तो इंच का जो 10वां भाग है उसे 1/10 के नाम से लिखा है। 12 इंच को 1 फीट के बराबर लिखा है। 3 फीट को 1 यार्ड या 1 गज के बराबर लिखा है। 220 यार्ड या 220 गज को 1 फरलांग के बराबर लिखा है और 8 फरलांग को 1 मील के बराबर लिखा है। इसके बाद दूसरी सारणी यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम फॉर लेंथ मेजरमेंट की लिखी है, जिसमें 1 डेसीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 10वें हिस्से के बराबर लिखा है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 100वें हिस्से के बराबर लिखा है। 1 मिलीमीटर की लंबाई को 1 मीटर के 1000वें भाग के बराबर लिखा है। इसके बाद 1 मीटर की लंबाई 3937 इंच के बराबर लिखी है। 1 डेकामीटर को 10 मीटर के बराबर लिखा है। 1 हेक्टोमीटर की लंबाई को 100 मीटर के बराबर लिखा है। 1 किलोमीटर की लंबाई को 1000 मीटर के बराबर लिखा है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद की जानकारी से संबंधित वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।